हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अंतिम सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि प्रश्नावली 2 का प्रश्न है। इसके पहले हम लोग 6 सवाल सॉल्व कर चुके हैं, है ना, जो कि आयकर से संबंधित थे। आज की क्लास में 7वां नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली का ये चैप्टर ही समाप्त होता है। कुछ उदाहरण के प्रश्न दिए गए हैं, देखेंगे अगली क्लास में हम लोग कि किस टाइप के उदाहरण हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है, जो कि इस प्रश्नावली का है। एक अधिकारी की वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 7,20,000 रुपये है। उसने समान भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपये, जीवन बीमा निगम में प्रति माह 3,000 रुपये जीवन बीमा निगम में 3,000 रुपये जमा करता है। इसके बाद लिखा है 30,000 राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। अनाथ आश्रम में देखिए यहाँ पे बताया है कि अनाथ आश्रम में 20,000 रुपये दान करता है, जो कि 50% टैक्स मुक्त होगा। तो इसमें भी अब अपने को आयकर की गणना करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहला स्टेप बनाएंगे। पहले के जैसा क्या लिखते थे, पहले वेतन की कुल वार्षिक आय या कुल वार्षिक आय लिख देंगे। कुल वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय हमारा क्या है? कुल वार्षिक आय है 7,20,000 रुपये। 7,20,000 रुपये वर्ष में अगला कमाता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, ध्यान देंगे। सेकेंड स्टेप क्या है? कर में छूट योग्य कुल राशि, कर में छूट योग्य राशि, यानी किस किस राशि पर टैक्स फ्री होगा, उसको हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत लिखेंगे ABC करके, ठीक है। तो A नंबर पे क्या है देखिएगा। A नंबर पे लिखा है कि सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपये जमा करता है। यानी सामान्य भविष्य निधि हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य निधि है ना। सामान्य भविष्य निधि में 12 से गुणा कर दीजिए। इसका यहाँ पे 4,000 दिया है मासिक, तो 12 से गुणा करके वार्षिक बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 12 गुणा 4,000, 12 चौक 48 हो जाएगा। ये 48,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में जब निवेश करता है, ठीक है। और जीवन बीमा निगम में प्रति माह 3,000 देता है। तो बी स्टेप में क्या होगा? जीवन बीमा निगम में 3,000 मासिक करता है। तो यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे 3,000 का, तो कितना हो जाएगा? 12 36, ये आ गया 36,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, यानी C नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र, जो कि 30,000 का है। ये 3 स्टेप हमारे ABC जो आए हुए हैं, इनको सबसे पहले जोड़ना है हम लोगों को, है ना। तो कितना जाएगा? यह जाएगा 1,14,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,14,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। 1,14,000 ये कुल इतने का आया हिसाब किताब, है ना। और बाकी इसके बाद देखेंगे कि यहाँ 20,000 रुपये अनाथ आश्रम में दान करता है। तो अगला स्टेप में लिखेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि शुरुआत की जो राशियाँ हैं उनको जोड़ेंगे, क्योंकि अधिकतम सीमा 1 लाख तक ही दिया गया है छूट का। तो ये 1,14,000 है, जिसमें से अपने को सिर्फ 1 लाख लेना है। तो यहाँ पे एक स्टेप और बनाएंगे कि चूंकि अधिकतम छूट, या इसी में स्टेप डाल देंगे, कोई नंबर डाल देते हैं। अधिकतम छूट जैसे मान लीजिए आपका हो गया, ये 3rd स्टेप हो गया, चलिए ठीक है, 3rd स्टेप कर लीजिए। अधिकतम छूट जो है, अधिकतम छूट बराबर हो जाएगा 1 लाख रुपए। इसमें से 1 लाख ही लेंगे, 1 लाख ही लिया जा रहा है, ठीक है।
1 लाख ही लिया जा रहा है, ठीक है। बाकी 14,000 नहीं लेंगे अपन, 1 लाख ही लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला स्टेप क्या दिया हुआ है, या इसी को ऐसे करते हैं, सुनो। इसमें हम लोग ना हो गया, 3 ही रहने दीजिए, अगला चौथा कर देंगे, कातिस्ट्रा हो जाएगा। चलिए तो इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि अनाथ आश्रम में जो दान दिया है, अनाथ आश्रम में 20,000 रुपये है, उसका 50% टैक्स फ्री होगा। तो अनाथ आश्रम को लिखेंगे अनाथ, ये नंबर लिख देंगे ABC और ये D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D नंबर। अनाथ आश्रम में कितना देता है, अनाथ आश्रम में देता है 20,000, उसका 50% लेना है। तो 20,000 का 50% अगर निकालिएगा आप तो ये आ जाएगा 10,000 रुपये। यानी जो कर में छूट योग्य राशि है वो कुल मिला के 1 लाख और 10,000 जो भी यहाँ पे आया वो दोनों मिला के है। तो यहाँ पे अच्छा इसको रहने दो यार, गड़बड़ हो जाएगा। ये तीसरा नंबर हम लोग कर लेते हैं, है ना। तीसरा नंबर स्टेप क्या होगा कर में छूट योग, 1 मिनट, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। कर में छूट योग कुल राशि वैसे लिखेंगे, कर में छूट योग्य, इसी को लिखना है ना, इसी को लिखना है, बस कुल यहाँ लगा देना है। कर में छूट योग्य कुल राशि कितनी है। कुल राशि मतलब क्या हुआ भाई, 1 लाख ऊपर में से लिया गया, 1,14,000 में से, और 10,000 रुपये आपका अनाथ आश्रम में जो जमा करता है उसका 50% कर मुक्त होता है ना, तो 50% निकालेंगे, 10,000 आ गया। यानी दोनों को मिला के लेंगे, यहाँ पे 1,10,000 रुपये पे टैक्स फ्री होगा। क्या 1,10,000 टैक्स फ्री होगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पहला हुआ, दूसरा हुआ और तीसरा नंबर भी होगा। अब तीसरा नंबर लिख लेंगे, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि कर योग्य आय क्या है। कर योग्य आय क्या है मतलब किस आय पर, किस पैसे पर टैक्स लगेगा। तो कर योग्य आय में हमारा टोटल ये आय था। अब इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, 7,20,000 है, उसमें से 1,10,000 घटा दीजिए तो ये कितना आएगा। मतलब पहला स्टेप में से हम लोग दूसरे स्टेप को माइनस करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप टोटल का वैल्यू जो हमारा है ये इस तरीके से आ चुका है ना। तो यहाँ पे घटा देते हैं, कितना जाएगा, 0 0 0 0 और ये 1 और ये 6,10,000 रुपये आया, जिसपे हम लोग आयकर की गणना करने वाले हैं। और आयकर की गणना ये जो आयकर की दरें दिया गया है यहाँ पे इसके अनुसार करेंगे, ठीक है। तो नंबर पहला लिखते हैं हम लोग, नंबर पहला लिखेंगे 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक शून्य, कोई कर नहीं वहाँ पे लिखा हुआ है, कोई आयकर नहीं, तो आप शून्य लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, 2,01,000 से 1 रुपये से रुपये तक 10%, कितना, 10% लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि ये लास्ट वाले से इसका कंपेयर करेंगे, इस लास्ट से उसको कंपेयर करो, वो अगर ज़्यादा होगी तो उसको कुछ ना करना, इससे इसको घटा के उसका 10% निकाल लेना। तो देखो ये इससे अगर कंपेयर करोगे तो ये बड़ी है ना, 6,10,000 है, यहाँ 5 लाख है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, बस इसको घटा देंगे और उसका 10% निकालेंगे। यानी 5 लाख में से 2 लाख को घटाएंगे और उसका जो मान निकलेगा घटाने के बाद उसका 10% निकालेंगे। यानी इसका आ गया 3 लाख, 3 लाख आया,
अब इसका 10% निकालेंगे, 3 लाख गुणे 10/100 करेंगे। ये जीरो कटा इससे, ये जीरो कटा इससे, कितना आएगा 30,000 रुपये। कुल मिला के यहाँ पे जो आया कितना आया 30,000 रुपये आ गया। ठीक है, ये दूसरा स्टेप पूरा हुआ। इसके बाद देखिए कि हम लोग 5 लाख तो निकाल चुके हैं, क्योंकि 2 लाख से 5 लाख तक का अमाउंट का हम लोग टैक्स निकाल दिए 10%। ठीक है, अब हमारी जो राशि है तो ज़्यादा है ना, ये तो 6,10,000 है, मतलब अगला स्टेप भी अपने को चलना पड़ेगा यहाँ तीसरा स्टेप में। तो तीसरा में क्या लिखना पड़ेगा, तीसरा में 5,01,000 रुपये से रुपये तक कितना है, ये 20% लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। क्या लिखा हुआ है तीसरा नंबर, 5,01,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक 20%। तो आप इसी को लिख दीजिए। इसको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे फिर से इस लास्ट वाले का इससे कंपेयर करेंगे जो हमारा अमाउंट आया हुआ था। ठीक है, जिस पे टैक्स का निर्धारण करना था, जिस टैक्स निकालना था जिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 लाख रुपए है और ये है 6,10,000 रुपये। अभी छोटा हो गया, इससे फिर इसका कंपेयर करेंगे, छोटा हो गया। अब तो छोटा रहेगा तो क्या करते हैं मालूम है आप लोगों को, छोटा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी से फिर ये छोटे वाले को घटाते हैं। अगर बड़ा होता है तो उससे इसको घटाते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि जब हमने यहाँ पे इसका और इसका कंपेयर किया था तो क्या हुआ था, इसका किए थे, ये बड़ा है, बड़ा होने के कारण इसको कुछ नहीं किए थे, इससे इसको घटा के उसका निकाले थे 10%। अगर ये इससे छोटा होता, ये छोटा होता, अगर ये राशि इससे छोटा होता तो हम लोग क्या करते, फिर उससे फिर इसको घटा के निकालते, जैसे बाकियों में किए हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपको क्या है 10 लाख दिख रहा है, 10 लाख से अगर इसका कंपेयर करेंगे तो आपको छोटा पड़ रहा है, इसलिए इससे आप इसको घटा दीजिए 5 लाख, यानी 5 लाख से कितना ज़्यादा ये है तो घटाना पड़ेगा ना। तो 6,10,000 में से 5 लाख घटा दीजिए, इसका 20% आप लोग निकालेंगे तो कितना जाएगा 1,10,000। 1,10,000 का 20% निकालेंगे हम लोग तो ये 0 कटा, ये 0 कटा, तो 11 दूना 22 कितना आ गया, ये आ गया आपका 22,000 रुपये आ गया। कितना आ गया 22,000 रुपये आ गया। ठीक है, इसके बाद कुल कर निकाल लेंगे। कुल कर हमारा है कितना, कुल कर मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, दोनों तीनों को जोड़ना है, फिर उसका शिक्षा उपकर निकालना है। तो कुल कर कितना होगा कुल कर मतलब पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ना है। तो पहला वाले में कितना है हुआ था, पहला वाले में तो 0 है, दूसरा वाले का मान 30,000 है और तीसरा वाले का मान कितना 22,000 है। तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52,000 रुपये। ये 52,000 रुपये। अब इसी 52,000 रुपये का हम लोग शिक्षा उपकर निकालेंगे। ठीक है, तो शिक्षा उपकर लिखेंगे, शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर कितना निकालते हैं 3%। तो ये 52,000 का ही निकलेगा, 3% कितना आ जाएगा, 0 कटा, ये 0 कटा, ये कुल मिला के आ गया आपका 1 मिनट, हाँ 3 0, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, 1,560 रुपये आ रहा है। ये शिक्षा उपकर है और आपको टोटल कर निकालना है। आयकर गणना करने के लिए आपको टोटल कर निकालना है, कितना देय आयकर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुल आयकर निकला हुआ था। अब इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे। तो अतः करके क्या लिखेंगे, अतः भुगतान योग्य कुल कर, अब इसके साथ जोड़ दीजिए 0, 6, 5, 3, 5, ये आपका क्या आ रहा है देखिएगा 53,560 रुपये, 53,560 रुपये आपका दिख रहा है, यहाँ पे आ चुका है भुगतान योग्य कुल कर।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बस इसी तरीके से आप बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ये 5 नंबर 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप इसको बना लेते हैं तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से अगर बनाते हैं तो पूरा नंबर आपको मिलना है। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको बनाना है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे देखेंगे हम लोग कुछ उदाहरण के सवालों को देखेंगे। ठीक है।